हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके सो भाई, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक। हम लोग ने ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था 11th फिजिक्स का, जो कि तुम लोग ने बोला कि सर एग्जाम में आने वाला है, सेमेस्टर में आने वाला है, तो हम लोग ने ग्रेविटेशन स्टार्ट कर लिया। सब लोग बोल रहे हैं कि सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड भी आएगा। तो वंस वी हैव जस्ट अगर वी हैड कंप्लीटेड द ग्रेविटेशन चैप्टर, हम लोग मूव ऑन कर देंगे भाई नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके चलो, सो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। 2 लेक्चर में हम लोग ने तुम्हारा कैपलर लॉ, न्यूटन्स लॉ, तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू, हम लोग ने इसकी वजह से देख लिया था, हाइट की वजह से देख लिया था और डेप्थ की वजह से देख लिया था। उस लेक्चर में हम लोग ने लैटिट्यूड वाली कहानी नहीं देखी थी, हम लोग ने लैटिट्यूड की वजह से नहीं देखा था। तो यहां पे हम लैटिट्यूड की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे। उसके बाद हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और एस्केप वेलोसिटी पे डिस्कशन करेंगे। ओके चलो, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो डेरिवेशन से भरा होने वाला है। ओके तो ध्यान से समझो, डेरिवेशन प्रैक्टिस करो और बेहतरीन मार्क्स लाओ। ओके चलो स्टार्ट करेंगे वीडियो आज का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ने देख लिया था भाई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे कितना होता है, अगर हम लोग देखने जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस कितना ही होता है? दैट इज G इज इक्वल्स टू GM/r²। हाँ है ना, ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि भाई अर्थ सरफेस पे कितना होता है, दैट इज G इज इक्वल्स टू GM/r²। ओके, अब हमको बात करना है लैटिट्यूड की वजह से क्या चेंज आता है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? लैटिट्यूड का मतलब होता है कि मान लो कि ये हमारा एक अर्थ है। ओके लेट्स से इट इज अ अर्थ। इसको स्पेरिकल दिखाने के लिए कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज योर इक्वेटर लाइन, दिस इज योर इक्वेटर लाइन, यस और नो। ओके ये अर्थ है हम लोग का। अब मान लो कि ये अर्थ का सेंटर है, तो दिस बिकम योर रेडियस एंड दिस ऑल्सो बिकम योर रेडियस। ओके ये तुम्हारा पोल हो जाएगा, अगर देखने जाओ तो एक्चुअल में ये तुम्हारा पोल हो जाएगा। यस और नो, दिस इज पोल। ये तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। ओके दिस बिकम योर ईस्ट एंड दिस बिकम योर वेस्ट, बराबर। अगर मान लो कोई बंदा या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस पॉइंट P पे। ओके तो विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर बाय दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक एन एंगल। ओके तो ये जो पर्सन है ये विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर एक एंगल बनाएगा एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड। इस एंगल को बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। ओके तो अगर हम देखें, अगर कोई बंदा इक्वेटर पे खड़ा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पर्सन इक्वेटर पे है, इक्वेटर लाइन पे है, तो उसका जो लैटिट्यूड एंगल होगा वो होगा 0। ओके क्योंकि बाय विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेटर वो कोई एंगल नहीं बनाएगा। अगर वही सेम पर्सन पोल पे खड़ा होगा तो उसका जो लैटिट्यूड एंगल होगा वो होगा 90, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू वो इक्वेटर से 90 डिग्री बनाएगा। तो लेट्स से कि वो पोल और इक्वेटर के बीच में कहीं है और उसका जो लैटिट्यूड एंगल है वो है फाई। हम लोग ने एक जनरल ले लिया है फाई। ओके क्लियर। तो अब यहां पे मेरे को पूछा है कि भाई यहां पे क्या वेरिएशन आएगा। ओके ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आएगा। ओके तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो। अर्थ हमको कहां खींच रहा है? अंदर की तरफ खींच रहा है। तो अर्थ हमको अंदर की तरफ खींच रहा है। लेट्स से एक्सेलरेशन कितना है उसका? G। कितने एक्सेलरेशन से? G एक्सेलरेशन से खींच रहा है, बराबर। साथ में ये अर्थ रोटेट भी कर रहा है। भाई अर्थ रोटेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने आप को देखने जाऊं तो मैं कुछ तो सर्कुलर मोशन करूंगा इस वाले पाथ पे, ये वाले एक पाथ पे मैं एक सर्कुलर मोशन करूंगा। हाँ या ना, बराबर। अगर अर्थ घूमेगा तो मैं इस पाथ पे एक सर्कुलर मोशन करूंगा। लेट्स से द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर मोशन इज स्मॉल r। हाँ या ना, तो अगर यहां पे एक सर्कुलर मोशन होगा, एक बॉडी मूव हो रही है, तो क्या बाहर की तरफ मुझ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा? भाई जब अर्थ घूमेगा तो अर्थ मुझे बाहर की तरफ धक्का देगा कि नहीं धक्का देगा? यस और नो। ओके एंड दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। यस और नो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। बस सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम ही रहेंगे। यस और नो। ओके मतलब यहां पे एक बाहर की तरफ मेरे को एक्सेलरेशन लगेगा, उसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके दैट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन, अलोंग द रेडियस होता है ना वो, तो उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। दैट इज नथिंग बट अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो मेरे को नीचे खींच रहा है, कौन खींच रहा है? G। और मेरे को बाहर कौन धक्का दे रहा है? AR। यस और नो, मेरे को नीचे कौन खींच रहा है? G।
और मेरे को बाहर कौन धक्का दे रहा है, ए आर। तो इसका मतलब है कि यहां पे मेरे ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, दैट इज जी माइनस ये ए आर का कंपोनेंट। ये सुनो, डायरेक्टली ए आर माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ए आर का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो यहां पे मान लो तो ये एंगल फाई है, सो दिस एंगल ऑल्सो बिकम फाई, पी हटा देते हैं, तो दिस एंगल ऑल्सो बिकम फाई। तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दैट इज ए आर कॉस फाई। यस और नो? तो द नेट एक्सेलरेशन विल बी दैट इज जी माइनस ए आर कॉस फाई। यस और नो? ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द कहानी। तो नेट acceleration acting on a body let's say उसको इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड जी डैश। इसको इफेक्टिव या फिर नेट बोलोगे तो भी चलेगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन दैट इज जी डैश विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ए आर कॉस फाई। हाँ है ना, विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ए आर कॉस फाई, क्योंकि जी मेरे को नीचे खींच रहा है और ए आर कॉस फाई मुझे बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, तो नेट कितना लगेगा, जी माइनस ए आर कॉस फाई। यस और नो? ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट समहाउ, हमको कहीं ना कहीं से ए आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो ए आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं ए आर को। यस और नो? तो अगर हम लोग देखने जाए, अगर दिस इज 5, सो दिस इज ऑल्सो 5, अल्टरनेट एंगल। यस और नो? दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट दिस इज द रेडियस, मतलब दिस इज द कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर एंड दिस इज स्मॉल आर, तो cos फाई मुझे मिलेगा। यस और नो? तो फ्रॉम फिगर आई कैन से दैट cos फाई इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपो। हाँ है ना? तो दैट इज फ्रॉम स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर cos फाई। भाई स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर cos फाई के। यस और नो? अब कंसीडर कर लो भाई एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करोगे तो तुमको यहां पे कहानी एंगुलर एक्सेलरेशन की भी मिल जाएगी। सुनो, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी तुम लोग ने पढ़ा रहेगा, हम लोग ने मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा है, सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट था ना, वहां पे हम लोग ने ओमेगा पढ़ा है। यस और नो? ओमेगा इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड। क्या है, रेडियन पर सेकंड की कहानी। यस और नो? तो यहां पे देखो, अगर इस सर्कल का रेडियस ये जो आर है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आर कॉस फाई के। किसके बराबर है, आर कॉस फाई। तुम ऐसे भी समझ सकते हो ना भाई, अगर ये एंगल है तो उसका एडजेसेंट साइड हमेशा कॉस होता है। यस और नो? तो ये जो स्मॉल आर है दैट विल बी इक्वल्स टू आर कॉस फाई। यस और नो? अब व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन लगता है, हमको पता है। यस और नो? तो पार्टिकल और बॉडी पी परफॉर्म circular motion with radius r, with radius small r। हाँ है ना? तो उसके ऊपर एक रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा, रेडियल एक्सेलरेशन विल बी देयर। हाँ है ना? वहां पे एक रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा एंड दैट रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। पढ़ा है ना हम लोग ने, वहां पे हम लोग ने डिराइव भी किया था। यस और नो? तो रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। अब अपने को आर कहीं ना कहीं पता है, देखो जरा आर अपने को कितना पता है, दैट इज आर कॉस फाई। सब्स्टिट्यूट हियर देयरफॉर, तो ए आर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई। मिल गया। अब अपने को ए आर की कहानी मिल गई। अब ए आर की कहानी मिल गई तो यहां पे चिपका दो, जैसी ए आर मिल गया ये ए आर यहां पे निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर effective acceleration due to gravity is given by, that is g is equals to g dash is equals to g minus ar cos phi। but what is ar? ar हम लोग ने यहां पे ढूंढ लिया, that is ओमेगा स्क्वायर r cos phi। तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r cos phi बराबर, और साथ में क्या है, एक और cos phi है, तो दैट बिकम cos phi का स्क्वायर। यस और नो? तो g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos phi। दिस इज द
इफेक्टिव एक्सेलरेशन, मतलब इतना एक्सेलरेशन मेरे ऊपर लग रहा है, यस और नो? ओके, अब ये एक्सेलरेशन जो है ये बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता, हाँ बट आता जरूर है, याद रखना, मतलब जी में से ये चीज माइनस होती है, ओके, जी में से ये चीज माइनस होती है, ओके। अब कितनी माइनस होगी, कैसे माइनस होगी, ये चीज अपने को कंडीशन में समझ में आएगी, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। तो केस 1 पहले ले लो, केस 1। तो अगर हम केस 1 देखेंगे तो लेट्स से कि भाई बॉडी कहां पे है, बॉडी है इक्वेटर पे, बॉडी इज एट इक्वेटर। तो बॉडी अगर इक्वेटर पे है तो एंगल क्या ही हो जाएगा भाई, लैटिट्यूड एंगल 0 हो जाएगा, हमको पता है। अब लैटिट्यूड एंगल 0 हो जाएगा तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos फाई cos 0 एंड cos 0 विल बी 1। तो cos 0 अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो जरा कहानी देखो क्या मिलेगा भाई, cos 0 1 मतलब g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यस और नो? कहानी क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यहां पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और ये कम वैल्यू रहेगा, ये छोटी वैल्यू रहेगी, बहुत छोटी वैल्यू रहेगी। जरा सोचो ना, इमेजिन करो कि अर्थ घूम रहा है, दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ, बहुत तेजी से घूम रहा है, ओके। तो तुम कभी देखो, अगर तुम कभी हाथ में कोई चीज लेके मान लो कि तुमने बाल्टी ली है और बाल्टी लेके तुम घूमोगे, ऐसा राउंड करोगे, तो बाल्टी है ना ऐसा साइड से उठ जाती है, उठ जाती है, सुनो, क्योंकि यहां पे ये सेंटर है ना, तो सेंटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब चीजें बाहर की तरफ बहुत ज्यादा जा रही हैं। इसका मतलब बाहर कितने से जा रहा है वो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अंदर कितने से आ रहा है वो, जी, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या सुनो। अब मान लो कि अगर भाई बॉडी कहां पे है, मान लो बॉडी है, बॉडी इज एट पोल, बॉडी कहां पे है, बॉडी पोल पे है, ओके। अब पोल पे है तो जाहिर सी बात है एंगल क्या हो जाएगा, अगर बॉडी पोल पे है तो पोल पे एंगल क्या हो जाएगा, पोल पे एंगल बिकम 90, हाँ या ना? तो अगर एंगल 90 हो जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो जरा, तो फाई इज इक्वल्स टू 90, कॉस 90 मेरे ख्याल से 0 होता है, यस और नो? अब कॉस 90 0 होता है तो कहीं ना कहीं जी डैश किसके बराबर मिलेगा, खाली जी के बराबर मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट 0 हो जाएगा ना भाई। ये जो कॉस है, जब जैसी तुम यहां पे पुट करोगे, कहानी सारा का सारा क्या दे देगा, तुमको 0 दे देगा, तो जी डैश किसके बराबर आएगा, जी डैश सिर्फ जी के बराबर आएगा। अब इसको इमेजिन भी करो, अब इसको इमेजिन भी करो, अगर तुम देखने जाओ तो, अब जैसे कोई चीज इक्वेटर पे है, मान लो मेरे सर पे कोई चीज रखी हुई है, अब मैं घूमूंगा तो इसके ऊपर तो उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगा ना, जैसा जितना बॉडी के बीच वाले पार्ट में लगेगा। जैसे ये राउंड है, जब मैं इसको यहां से घुमाऊंगा, जैसे इस रिमोट को ऐसे घुमाता हूं, ओके, तो यहां से तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, मतलब वो तो उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील नहीं करेगा, मतलब वहां पे जो बॉडी रखी है वो, उसको कोई बाहर धक्का देने वाला फोर्स तो नहीं है ना। अब कोई बाहर धक्का देने वाला फोर्स नहीं है, इसका मतलब भाई वहां पे जो तुम्हारा जी डैश रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, वो जी के बराबर रहेगा। क्लियर, बात में आया, समझ में आया भाई? लैटिट्यूड में कैसा वेरिएशन आता है, मतलब इक्वेटर से जब तुम पोल की तरफ जाओगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, ओके, याद रखना। इक्वेटर पे वैल्यू कम होता है एंड पोल पे जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा ज्यादा होता है, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई जो तुम्हारा जी है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा बल्जी है, बल्जी है, तो रेडियस जो तुम्हारा इक्वेटर का जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा है, तो रेडियस बड़ा है, तो रेडियस बड़ा तो जी छोटा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पोल का जो पोल थोड़ा सा दबा हुआ है, मतलब पोल का रेडियस क्या है, थोड़ा सा चिपटा है, तो पोल अगर थोड़ा सा चिपटा है तो रेडियस थोड़ा कम, मतलब जी का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा, ओके। बात समझ आ रहा है? तुम्हारा जो डिफरेंस होता है दोनों के रेडियस में, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 21 किलोमीटर या 24 किलोमीटर का डिफरेंस है रेडियस, मतलब अगर पोल और इक्वेटर के रेडियस को तुम माइनस करोगे तो 21 या 24 किलोमीटर का कुछ तो फर्क है, कंफर्म कर लेना, मेरे को आइडिया नहीं है, ओके। मुझे भी कमेंट करके बता देना कि क्या है, ओके। चलो, बात समझा? कैसे समझ में आया भाई, कैसे वेरिएशन होता है, यस और नो? क्या हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग इफेक्टिव निकाल रहे हैं, जी तो हमको अंदर से खींच ही रहा है, बट अर्थ के घूमने की वजह से अपन को बाहर भी धक्का लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है अपने ऊपर, ओके, दैट वी हैव टू डिस्कस, वो हम लोग ने यहां पे डिस्कस किया, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगेन हम लोग ने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में ये चीज डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ, एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या है भाई, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, ये सबको पता है, बट सारी की सारी एनर्जी स्टोर हो सकती है क्या, नहीं। सबसे पहला चीज भाई, जो वर्क डन है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होना चाहिए।
अगर कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स लाइक जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो दीज आर द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो वर्क हमेशा स्टोर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज को याद रखो, ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस की है लॉज ऑफ मोशन में। अगर अभी तक तुम लोग ने नहीं देखा है तो लॉज ऑफ मोशन डालो, लॉज ऑफ मोशन जेआर कॉलेज लेक्चर्स डालो, आ जाएंगे। ओके, आराम से आ जाएंगे। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? तो वहां पे तुम लोग जाके देख सकते हो। यहां पे हम लोग ने ऑलरेडी, हमको पता है, हम बोल सकते हैं यहां पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क अगेंस्ट, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इज द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, देखो जैसे मान लो कि ये तुम्हारा जमीन है, अब ये जो मार्कर है या फिर जो पेन है या फिर जो स्टाइलस है, इसको मैंने यहां पे रख दिया। ओके, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जमीन इसका कोई हाइट नहीं है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? उठा रहा हूं। अब मैं इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठा रहा हूं ना भाई, देखो ना, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहती है। मैं जो काम कर रहा हूं मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा हूं। तो जब मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई काम कर रहा हूं ना, मैं इस पे जो वर्क कर रहा हूं वो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहा हूं। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करूंगा ना, तो वो जो वर्क है ना वो इसके अंदर स्टोर होते जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर काम करते जाऊंगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते जाएगा। ओके, बढ़ते जाएगा ऐसा। अब यहां पे मैंने काम करना छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी उतना स्टोर हो गया। वापस ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब वापस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगा। ओके, मतलब जो भी मैं काम करूंगा अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो मतलब मैं लिख सकता हूं डेल यू क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमेशा हम चेंज की बात करते हैं। ओके, हम किसी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसी फिक्स्ड पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है कि भाई अपन कहीं पे एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने कितना चेंज किया। देखो अब यहां पे ना बहुत लोग बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है, मेरे को पता नहीं है। अब मान लो इसके अंदर 100 है, मान लो एग्जांपल के तौर पे। अब मैंने इसको उठाया और यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 200 हो गई, मतलब मैंने 100 से 200 चेंज किया ना, मतलब मैंने कितना चेंज किया? 100। तो मैं बेसिकली कितना चेंज कर रहा हूं सिर्फ मैं ये बता सकता हूं। अब उसमें कितना था मेरे को कोई ले, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ग्राउंड पे उसके पास 0 है, यहां पे उसके पास 200 आ गया, तो मैंने कितना दिया? मैंने 0 - 200 दैट इज 200। तो वी ऑलवेज डिस्कस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम कभी किसी एक सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पाते। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन क्या ही होता है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? तो लेट्स से डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू डी आर, यस और नो। और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा भाई? अगेंस्ट कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए माइनस साइन की कहानी आ जाती है, यस और नो। अब इसका अपने को एक्सप्रेशन निकालना है कि भाई कहां से कहां कहानी चल रही हो क्या, तो ये चीज को अपने को डिस्कस करना है कि भाई कहां से कहां हम लोग ये कर रहे हैं। तो लेट्स से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस और नो। छोटे की वजह से है तो बड़ा निकालना है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं डी यू, छोटा सा। तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर। What is F? F is nothing but a force due to gravitation. Okay, here F is force due to gravitation. तो अपने को F का फॉर्मूला पता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। ओके, माइनस साइन अगेन वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन बता रहा है। ओके, ये अपन यहां पे F पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस दैट बिकम प्लस, तो gm1 m2 बाय आर स्क्वायर बराबर इंटू डी आर। पास में आ रहा है? ओके, अब ये छोटे के लिए है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर तुमको बड़ा वैल्यू निकालना है।
तो लेट्स से मैंने इसको इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेट किया, और मान लो कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कुछ इनिशियल पॉइंट से लेके मतलब कुछ फाइनल पॉइंट, मतलब आर आई से आर एफ तक उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फ्रॉम आर आई टू आर एफ इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो क्या कहानी मिलेगी देखो जरा, डी यू का हो जाएगा यू, यस और नो, और यहां पे कहानी क्या मिलेगी, दैट इज जी एम एम वन बाहर आ जाएगा, तो जी एम वन एम टू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, आर आई से आर एफ तक, मतलब कुछ इनिशियल पॉइंट से कुछ फाइनल पॉइंट तक। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 का इंटीग्रेशन तुमको पता है, दैट इज तो जी एम वन एम टू आर आई से आर एफ तक, ये ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को, दैट इज +1 डिवाइड बाय -2 +1, हाँ है ना, तो दैट बिकम -1, तो -1 बाय आ जाएगा कहानी, ये ऑलरेडी तुम इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, तो 1 बाय आर स्क्वायर का वैल्यू हमेशा होता है -1 बाय आर, हाँ है ना, -1 बाय आर, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस जी एम वन एम टू इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से आर एफ 1 बाय आर इंटू डी आर, हाँ है ना, मतलब डी आर तो लग गया, तो डी इंटीग्रेशन तो लग गया है, तो ये चीज तो नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने इंटीग्रेट कर दिया है, यहाँ पे लिमिट लगेगा, तो लिमिट आर आई से आर एफ, यहाँ से भी ये चीज हट जाएगी, और यहाँ से लिमिट लगेगा आर आई से आर एफ, यस और नो, तो एक बार हम लोग आर एफ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस एक बार आर आई पुट करेंगे तो आर आई, है ना, और ये माइनस साइन अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो क्या कहानी मिलेगी देखो जरा, तो या फिर ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस जी एम वन एम टू इन ब्रैकेट अंदर आर एफ -1 बाय आर आई। ओके, अब मान लो कि इनिशियली कोई बॉडी इंफिनिटी पे रखी है, ओके, मान लो कि भाई इनिशियली कोई बॉडी इंफिनिटी पे रखी है और इंफिनिटी से उसको मेरे को अर्थ तक लाना है, कहां तक लाना है, अर्थ तक लाना है, ओके, या फिर किसी एक रैंडम पॉइंट तक लाना है। ओके, तो कंसीडर, ये हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसा, कंसीडर इनिशियली द बॉडी इज एट इंफिनिटी। ओके, बॉडी कहां है, इंफिनिटी पे, मतलब तुम्हारा जो इनिशियल डिस्टेंस हो जाएगा वो इन्फिनाइट हो जाएगा, और मेरे को लाना कहां पे है, मतलब आर एफ क्या है उसका, आर एफ एक वैल्यू हो जाएगा आर, मतलब बॉडी यहां कहीं इंफिनिटी पे है और उसको मेरे को एक आर डिस्टेंस पे लाना है, मेरे पॉइंट से आर डिस्टेंस पे लाना है, मतलब मेरा जो आर एफ हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आर के, और इनिशियली वो कहां पे रखा है, इनिशियली वो कुछ इंफिनिटी पे रखा है, तो इंफिनिटी से उसको कहां तक लाना है, इंफिनिटी से उसको आर डिस्टेंस तक लाना है, कहां तक लाना है, आर डिस्टेंस, तो मेरा जो फाइनल पॉइंट हो जाएगा वो आर हो जाएगा, ऐसा क्लियर बात समझ आ रही है ना। तो अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा देखो जरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जनरली क्या मिलेगा हम लोग को, दूसरा पेज ना लेना पड़े इसलिए ऐसा कर रहा हूं। ओके, तो 1 बाय आर ई बोले तो 1 बाय इंफिनिटी, और 1 बाय आर एफ बोले तो 1 बाय आर हो जाएगा, तो 1 बाय इंफिनिटी मेरे ख्याल से 0 होता है, और 1 बाय आर, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, मतलब बॉडी को वहां से यहां लाने के लिए, अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है भाई, ये अर्थ से बाउंड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा अर्थ से बाउंड होता है ना, कोई भी बॉडी अर्थ से बाउंड है, तो अगर तुम उसको ऊपर लेके जाओगे तो तुम उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, एंड दैट इज द माइनस साइन, वही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, बाकी कुछ नया चीज वो इंडिकेट नहीं कर रहा है। क्लियर बात समझ आ गई एवरीवन। ओके, माइनस साइन हटा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम बॉडी को यहां से वहां ले के जाने के बजाय बॉडी को यहां से यहां लेके आओगे, कहानी खत्म, मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है वहां पे। ओके, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, बाकी तो कहानी तुम्हारे सामने है। ओके, क्लियर बात में आ गई। अगर मान लो कि अर्थ एक बॉडी है तो यहाँ पे m1 जो है वो कैपिटल M हो जाएगा, और अगर कोई दूसरी बॉडी है तो उसकी जगह तुम स्मॉल m भी लिख सकते हो। ओके, यस और नो, कहानी समझ में आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ऑलरेडी तुम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है तुमने 10वीं में, याद है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v का वैल्यू याद है भाई, v इज नथिंग बट अ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज,
मतलब अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना है तो उस चार्ज के ऊपर तुमको कुछ तो वर्क डन करना पड़ता है, यस और नो, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, उसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है। व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? व्हाट इज दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क डन on the body of mass m, उसका मास मान लो m है, work done on the body of mass m is the gravitational potential, gravitational potential। ओके, मतलब इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, v ऑफ r बोल सकते हो तुम लोग, या फिर वी आर बोल दो। ओके, मतलब v इज अ फंक्शन ऑफ r, वी आर का मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, इट इज अ फंक्शन ऑफ r ऐसा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? दैट इज वर्क डन डिवाइड बाय योर मास, मतलब तुम उस मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, मतलब सॉरी पोटेंशियल, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क डन ऑन अ यूनिट मास। एक मास पे तुम काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि ये माउस है, तो ये माउस को यहां से उठा के यहां लाने के लिए तुम कितना काम कर रहे हो अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नथिंग बट योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट मास इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर, बात में आ गई, यस और नो? अब वर्क डन मेरे को पता है भाई, वर्क डन क्या है। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैं इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं ना, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं? मैं इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, मतलब जो भी मैं वर्क करूंगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा ना। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि इट इज नथिंग बट अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। भाई जो वर्क करूंगा वो किसमें स्टोर होगा? वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में तो स्टोर होगा, यस और नो? भाई मेरा जो वर्क होगा अगेंस्ट द, ये अगेंस्ट है, हाँ, वर्क against the gravitational potential energy, against the gravitational potential energy। क्लियर, बात समझा? एनर्जी एक आर हट जाएगा। क्लियर? सो वही जो वर्क है वो किसमें स्टोर होगा? वो स्टोर होगा तुम्हारे पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मासेस। अब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, तो अगर यहां पे मैं पुट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या मिलेगा मेरे को? वी आर इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने निकाला, दैट इज जी एम एम, एक कैपिटल मास वो अर्थ के लिए ले लो और स्मॉल मास उस बॉडी के लिए ले लो, डिवाइड बाय एम, माइनस एम से एम कटा, तो क्या मिलेगा मेरे को? बाय आर बी, हाँ नीचे, तो क्या मिलेगा मेरे को? दैट इज वी आर इज इक्वल्स टू, वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम आर। क्लियर? तो दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नॉट एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डेवलप करेगा कौन? अर्थ। और दिस मच अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके ऊपर लगेगा? उस बॉडी पे लगेगा। और ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहां से ही तो ये चीज डिराइव की है। तो भाई जितना उस बॉडी पे लगेगा उतना ही वो पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लो कि यहां पे अर्थ है, तो अर्थ कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा? जितना पोटेंशियल उस बॉडी पे लगेगा। यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? वही कहानी यहां पे भी है। यस और नो? क्लियर, समझ में आया व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? अगर तुम यूनिट की बात करने जाओगे तो वर्क बाय मास मतलब जूल पर केजी, तो ऐसा यूनिट विल बी दैट इज जूल पर केजी। यस और नो? जूल पर केजी, ये उसका ऐसा यूनिट है, किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो आगे, नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि जो तुम्हारा अर्थ है वो बॉडी को क्या कर रहा है? बाउंड करके रखा है, बांध के रख रहा है। ये सुनो, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, ये मार्कर अर्थ से बंधी हुई है, तो अगर मेरे को इसको अर्थ से आजाद करना है, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको मेरे को आजाद कराना है, इसको दूर फेंकना है,
तो मेरे को इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट योर एस्केप वेलोसिटी। ओके, तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? Escape velocity is nothing but a minimum amount of velocity required for any body। जनरली सैटेलाइट के लिए होता है ये, क्योंकि हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम किसी पत्थर को तो फेंक के आसमान में भेजते नहीं है, हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो हम लोग इसलिए सैटेलाइट के लिए ये चीज डिफाइन करते हैं, रॉकेट के लिए ये चीज डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर दैट बॉडी, रिक्वायर्ड फॉर दैट सैटेलाइट, रिक्वायर्ड फॉर दैट रॉकेट, ओके, टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। उस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप होने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, वो कहानी है तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी की। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम, कम से कम है ये, इससे ज्यादा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इससे ज्यादा कितना भी दे दो कोई इशू नहीं है, बट कम से कम तो इतना देना ही देना है, याद रखना, इससे कम नहीं दे सकते। तो द मिनिमम रिक्वायर्ड velocity, the minimum required velocity for a body, the minimum required velocity for the body to escape from the earth gravitational force और अर्थ ग्रेविटी, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर, बात में आ गई? अब इसका एक्सप्रेशन क्या है? इसका वैल्यू लगभग 11.3 किलोमीटर पर सेकंड होता है, मतलब 11 किलोमीटर तुमको एक सेकंड में भागना पड़ेगा। अगर इतना वेलोसिटी तुमने अचीव कर लिया तो तुम अर्थ से बाहर चले जाओगे, याद रखना। कितना? 11 किलोमीटर एक सेकंड में। 11 किलोमीटर तुम एक सेकंड में भागोगे, मतलब तुम इतना तेजी से अगर भाग सके तो तुम अर्थ छोड़ के आसमान पे चले जाओगे, स्पेस में चले जाओगे, याद रखना। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन कहां से आता है, ये वैल्यू कहां से आता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो लेट्स से कि ऑन द अर्थ सरफेस, ओके, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे मुझे पता है कि भाई बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि मेरे को उसको बाहर फेंकना है ना, तो बॉडी के पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ mv², और ये v तुम्हारा कौन सा है? एस्केप वेलोसिटी। ये तुम्हारा कौन सा है? एस्केप वेलोसिटी, बराबर। और उसके पास कुछ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, यस और नो, तो उसको अपन G.P.E लिख देते हैं, और उसका वैल्यू हम लोग ने निकाला, दैट इज Gmm/r, हाँ या ना? सिंस वो अर्थ पे है तो हम लोग ने यहाँ पे स्मॉल r के बजाय कैपिटल R लिख दिया, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ है, यस और नो? बॉडी अर्थ पे है ना, बॉडी इज एट अर्थ, बॉडी इनिशियली कहां पे है? अर्थ पे है। बॉडी अगर अर्थ पे है तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज r, और जो अर्थ का मास है वो है कैपिटल M, तो Gm1 m2/r² होता है। तो Gm1 तुम्हारा अर्थ हो गया, m2 तुम्हारा वो बॉडी हो गया, और r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ, यस और नो? अब व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी? द टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस is, that is kinetic energy plus gravitational potential energy, and that will be half mve² minus Gm/R, बराबर। ये आ गया टोटल एनर्जी। नाम दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मान लो कि मैंने उस बॉडी को कहां फेंकना है, मेरे को उस बॉडी को इंफिनिटी पे फेंकना है। ओके, बहुत दूर फेंकना है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम क्राइटेरिया लेके चलेंगे ना, तो उस बॉडी को बहुत दूर फेंकना है। तो लेट्स से बॉडी कहां चली गई? बॉडी चली गई इंफिनिटी। ओके, तो एट इंफिनिटी, तो अपने को बॉडी को कहां फेंकना है? अपने को बॉडी को इंफिनिटी पे फेंकना है। तो अगर इंफिनिटी पे देखने जाएं तो इंफिनिटी पे भाई बॉडी कहां जा रही है? बॉडी दूर जा रही है, और अर्थ उसको कहां खींच रहा है? अपने पास खींच रहा है। तो तुमको क्या लग रहा है, दूर जाते जाते उसकी वेलोसिटी कम नहीं हो जाएगी? मतलब एट इंफिनिटी जाते जाते वो बॉडी तो रुक जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो एट इंफिनिटी बॉडी केम टू रेस्ट, 2 आएगा या 8 आएगा देख लेना। ओके, अंग्रेजी तुमको पता ही है भाई, अपना लेना देना तो उतना है नहीं, तो 8 और 2 तुम लोग देख लेना। ओके, सो एट इंफिनिटी बॉडी केम टू रेस्ट, तो बॉडी अगर रेस्ट पे आ गई तो भाई उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0।
और अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस जी एम एम बाय आर। बट आर बिकम इन्फिनाइट भाई, क्योंकि इंफिनिटी पे है तो जो आर डिस्टेंस है दैट बिकम इन्फिनाइट, और डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट आ गया मतलब कहानी जीरो, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। एट इंफिनिटी अर्थ की वजह से कितना ही पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इंफिनिटी पे दोनों की कहानी जीरो हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज क्या हो जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट बिकम जीरो प्लस जीरो, दैट बिकम जीरो। है ना, मतलब टोटल एनर्जी इंफिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल एनर्जी अर्थ सरफेस पे क्या मिला, दिस। अब मुझे पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, यस और नो। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कि एक ही पेज पे आ जाए। ये डायग्राम इधर भेज देते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं यहां पे, थोड़ा नीचे, यहां नहीं आएगा, ठीक। तो डायग्राम तो हटा ही देते हैं, तुम लोग बना लेना डायग्राम, कुछ ज्यादा कलाकारी नहीं है। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, यस, ये इधर आ गया। इसको भी थोड़ा इधर ले लेते हैं, यहाँ पे मार दो एक लाइन। अब देखो, अब दोनों को इक्वेट कर दो, अब दोनों क्या करो, इक्वेट कर दो। तो मान लो दिस इक्वेशन बिकम 2, तो टोटल एनर्जी इनफाइनाइट पे क्या हो रही है, जीरो। तो मुझे पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट अर्थ इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। भाई जो भी इंफिनिटी का टोटल एनर्जी है और अर्थ का टोटल एनर्जी है, दोनों बराबर होंगे। तो अर्थ का टोटल एनर्जी कितना है, दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर इज इक्वल्स टू जीरो। ये माइनस उधर जाएगा, दैट इज हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर। मास से मास कट गया, यस और नो, भाई मास से मास उड़ा दो, मास से मास उड़ा दोगे क्या मिलेगा, तो यहां पे तुमको ये 2 इधर चला जाएगा, दैट इज वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm बाय आर, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm बाय आर। मतलब अगर तुमको कोई भी बॉडी अर्थ से फेंकना है तो इतना एस्केप वेलोसिटी देना पड़ेगा, या सुनो क्या कहानी किया भाई, हम लोग ने इक्वेट कर दिया टोटल एनर्जी एट अर्थ इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी हम लोग ने कैलकुलेट किया, दैट इज जीरो। अर्थ पे टोटल एनर्जी हम लोग ने कैलकुलेट किया, दिस इज नथिंग बट दिस, यस और नो। अब दोनों को इक्वेट किया, ये माइनस है उधर गया, दैट बिकम प्लस, एम स्मॉल एम कैंसल, ये 2 को इधर भेज दिया, v बोले तो यहां गया तो अंडर रूट, मतलब इतना एस्केप वेलोसिटी चाहिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। एंड यहां पे तुम देख सकते हो भाई, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी का मास, बॉडी कितना भी हो, मतलब इस मार्कर को भी अगर तुमको आसमान में फेंकना है तो इतना वेलोसिटी चाहिए, अगर एक रॉकेट को भी लॉन्च करना है तो इतना ही वेलोसिटी चाहिए। अब जी का वैल्यू तुमको पता है, कैपिटल एम इज नथिंग बट अ मास ऑफ अर्थ, तुमको पता है, आर इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी तुमको पता है। इफ यू पुट ऑल द वैल्यू एंड सॉल्व यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। उतना स्पीड चाहिए अगर इस मार्कर को, इस पेन को बाहर फेंकना है या फिर तुमको एक रॉकेट को बाहर फेंकना है। ओके, बॉडी के मास पे वो डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना, ये चीज दिमाग में रखना। ओके, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, एस्केप वेलोसिटी समझ में आया। ओके, तो अगर किसी बॉडी को तुमको अर्थ से बाहर भेजना है, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकना है, उसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकना है, तो भाई इतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी तुमको चाहिए, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी।
क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो आज हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू लैटिट्यूड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एस्केप वेलोसिटी। ओके, अभी इसके अंदर बाकी है क्रिटिकल वेलोसिटी, तुम्हारा कंडीशंस, ओके, फिर बाइंडिंग एनर्जी, ये सारी कहानी हम लोग देखेंगे। ओके, थोड़ा लेंदी चैप्टर है बट मजेदार चैप्टर है, याद रखना। ओके, इसके अंदर कंसेप्ट भरा हुआ है। ओके, चलो सो भाई नोट्स रेडी कर लेना अपने से अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, और पढ़ाई चालू कर दो क्योंकि तुम्हारा सेमेस्टर आने वाला है। ओके, चलो सो कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।